Hello students, my name is Rohit Sharma and today we will explore about DevOps. DevOps क्या होता है? DevOps डेवलपर की लाइफ को कैसे इजी बनाता है और DevOps को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? उससे पहले हम देखते हैं हमारी वेबसाइट Medit Software. Here we offer different tech courses like DevOps, AWS, some designing courses like UI UX design, graphic design, and some marketing and management courses like digital marketing, product management. Okay, let's deep dive into the DevOps जर्नी। तो DevOps पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें DevOps को पढ़ना क्यों है। What is the main reason to learn DevOps? तो जब DevOps नहीं था, डेवलपर्स कोड को जब पुश करते थे प्रोडक्शन पे, तो काफी डिले आता था। मैं इसको काफी बेसिक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई। ई कॉमर्स एप्लीकेशन मतलब Amazon जैसा कुछ बनाया। अभी मैं यहाँ पे पेमेंट ले रहा हूँ आपका रेजर पे से। ठीक है, कोई भी बंदा कोई भी ऑर्डर खरीदता है, अभी मैं पेमेंट ले रहा हूँ रेजर पे से। अब मान लो कोड के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, रेजर पे का सर्वर थोड़े दिन के लिए डाउन हो जाता है। तो फिर मेरे पास क्या प्लान है? यही प्लान है कि मेरे को दूसरी पेमेंट इंटीग्रेशन को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं दूसरे पेमेंट इंटीग्रेशन को ऑप्ट करूंगा, उस जर्नी में मेरे को उसका कोड लिखना पड़ेगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, काफी डिले आ जाएगा। एक बंदा कोई कस्टमर आया हमारी वेबसाइट पे, उसने प्रोडक्ट को परचेज किया, उसके बाद वो पेमेंट के लिए गया और पेमेंट चल नहीं रही क्योंकि पेमेंट क्या है, अंडर डेवलपमेंट है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बड़ा फ्लॉ है कि एक हफ्ते तक पेमेंट इंटीग्रेशन चल नहीं रही बिकॉज कोड इज इंटीग्रेटिंग। तो इसलिए डेवॉप्स क्या करता है, हमारी सर्विसेज को हमेशा अप रखता है। अगर डेवॉप्स नहीं होता तो डेवलपमेंट को सारा कोड करना पड़ता, डेवलपर को वो टेस्ट करना पड़ता, डेवलपर को वो उसकी बिल्ड बनानी पड़ती और फिर उसके बाद डेवलपर को वो डिप्लॉय करना पड़ता। एक दिन में लगभग 100 से 200 बार कोड चेंज होता है। तो इतने सारे स्टेप्स अगर डेवलपर डेली करता तो वो कितना ज्यादा टाइम हो जाता, अराउंड 7 to 10 डेज हो जाते सिर्फ एक सर्विस को इंटीग्रेट करने में। तब तक यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है जिससे बिजनेस खराब होता। तो डेवॉप्स जो हमें पहली चीज सिखाता है वो ये है कि हमारा जो कोड है हमेशा डिप्लॉयबल स्टेट में रहना चाहिए, ताकि हम अपनी सर्विसेज के रिलीजेस जल्दी से जल्दी कर सकें, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस खराब ना हो और बिजनेस हमारा ग्रो करे। तो ये है मेन रीजन डेवॉप्स को पढ़ने के लिए। अब ये डेवॉप्स इस चीज को अचीव कैसे करता है? तो डेवॉप्स दो मेन काम करता है आपका। इसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, आपका CI पाइपलाइंस एंड CD पाइपलाइंस। डेवलपर ने कोड लिखा, साथ ही साथ इन पाइपलाइंस के थ्रू, जो कि एक ऑटोमेटेड चीज है, उसके थ्रू क्या होगा, आपका कोड टेस्ट भी हो जाएगा और उसके बाद आपका कोड जो है डिप्लॉय भी हो जाएगा। तो CI/CD पाइपलाइंस क्या करती हैं डेवऑप्स के अंदर, आपके डिप्लॉयमेंट के टाइम को कम करती हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं? तो डेव प्लस ऑप्स, डेवऑप्स की फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। तो अगर इसकी डेवलपमेंट साइड को हम देखें, तो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को अगर हम यहाँ देखें तो डेवलपमेंट साइड पे क्या होता है, डिक्रीज लेटेंसी बाय यूजिंग APM टूल्स। लेटेंसी मतलब होता है वेट, वही जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। एंड यूजर एनालिटिक्स, मॉनिटर एंड यूजर लेटेंसी एंड चेक डिवाइस परफॉर्मेंस। ये है डेव का पार्ट। कोड क्वालिटी, इंश्योर डिप्लॉयमेंट्स डोंट डिग्रेड परफॉर्मेंस एंड सम कोड लेवल एरर्स लाइक लोअर MTTR बाय फाइंडिंग एरर रूट कॉजेस। कि एरर कहाँ पे हुआ है, इस चीज को कौन देखता है, डेवलपमेंट की साइड पे एक डेवऑप्स इंजीनियर। फिर ऑपरेशंस में क्या क्या है आपका, एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, मेक श्योर अप टाइम एंड SLAs आर इन ऑर्डर। हमारी सर्विस हमेशा अप होनी चाहिए। अप टाइम का बेसिक सा इतना सा मतलब मैं बताता हूँ आपको। एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी मेट्रिक में परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, फिर एंड यूजर कंप्लेंट्स को भी ऑपरेशंस में ही देखा जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इससे पहले यूजर कोई कंप्लेंट करे, उससे पहले हम उस कंप्लेंट को पहले ही फिक्स करके बैठे हो। एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, ये भी किस में होता है, आपका ऑप्स में। फिर इसके बाद आपका पार्ट आता है गिट एंड गिटअप। अब गिट एंड गिटअप क्या है, ये आपके दो, गिट आपका टूल है
या फिर टर्मिनल है। गिटअप क्या है? जहाँ पे हम अपने कोड को स्टोर करते हैं। एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फोन के पास गूगल ड्राइव है या गूगल फोटोज है। तो गूगल फोटोज के अंदर हम फोटोज को स्टोर करते हैं। अब फोटोज को स्टोर करने के लिए हम मुझे अगर आईफोन या फिर टच वाला मैं कोई फोन चला रहा हूँ तो मैं फोटो को टच करता हूँ, फिर उसके बाद गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूँ। या फिर मैं गूगल ड्राइव पे जाता हूँ या गूगल फोटोज पे जाता हूँ, वहाँ पे ऑप्शन होता है अपलोड योर फोटोज। तो मुझे वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, फिर उसके बाद मेरी वहाँ पे फोटोज जाती है। ठीक है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अब इसकी एनालॉजी ड्रॉन करते हैं गिट एंड गिटअप के साथ। तो जो काम फोटोज को क्लिक अपलोड फोटोज करके हम कहाँ पहुंचा रहे थे, फोटोज या फिर गूगल ड्राइव पर, तो वही सेम काम गिट क्या है यहाँ पे हमारा, वही अपलोड फोटोज का बटन दबाना। और गिटअप क्या है? गूगल फोटोज का सर्वर या फिर गूगल ड्राइव, जहाँ पे ये कोड स्टोर होगा। तो गिट से हम क्या करते हैं, कोड को कहाँ भेजते हैं, गिटअप पे। तो गिटअप क्या है? हमारी एक वेबसाइट है जिसपे क्या स्टोर होता है, आपका कोड। और गिट क्या है? हमारा एक टूल है जो उस कोड को गिटअप तक पहुंचाता है। तो ये हम पढ़ते हैं डेवऑप्स के अंदर एज अ फर्स्ट स्टेज। फिर आते हैं आपके गिटहब एक्शंस। अब गिटहब एक्शंस क्या है? मैंने आपको बताया गिटहब एक वेबसाइट है, तो खाली स्टोरेज वेबसाइट नहीं है, वो काफी सारी और फीचर्स भी हमें ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल, गिटहब एक्शंस, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक YML फाइल बनाते हैं अपने VS कोड के अंदर या फिर अपने किसी भी आईडी के अंदर जहां हमने कोड किया है या डेवलपर ने कोड किया है। उसके अंदर हम लिखते हैं कि इस वाली ब्रांच पे ये वाले टेस्ट रन कराना, इस वाली ब्रांच पे ये वाले टेस्ट रन कराना। तो जो ऑटोमेशन आपको मैंने CI पाइपलाइन बताई थी, वो कहाँ रन होती है, आपकी गिटहब एक्शंस के ऊपर। अब बिहाइंड द सीन जो गिटहब एक्शंस है वो अज्योर की सर्विसेज के साथ इंटीग्रेटेड है। खैर, वो एक लंबा टॉपिक है। अभी गिटहब एक्शंस का सोलली काम क्या है, जो भी हमने YML के अंदर टेस्ट और आपकी बिल्ड्स की कमांड्स लिखी है उनको रन कराना। ठीक है। गिटहब एक्शंस है क्या, गिटहब की एक और सर्विस। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें डॉकर क्या होता है। डॉकर क्या होता है आपका, डॉकर क्या है, आपका एक कंटेनर। तो मैं इसे एक लाइन में बोलूं तो डॉकर क्या है, डॉकर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें लाइट वेट कंटेनर्स देता है, जो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर रन हो सकते हैं। इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अपना लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पे आपका रैम, SSD एंड योर CPU। दिस इज अवर हार्डवेयर रिसोर्सेज। देन कम्स आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब के ऊपर हम क्या इंस्टॉल करते हैं, आपका डॉकर इंजन, लाइक डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज। अब इस डॉकर इंजन के ऊपर क्या रन करते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज डॉकर सॉल्विंग? उसका आंसर है कि वर्जन कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जांपल, मैंने कोई नोड की एप्लीकेशन इंस्टॉल की, रिएक्ट इंस्टॉल किया या एक्सप्रेस इंस्टॉल किया। हो सकता है एक जो मैं सर्विस बना रहा हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर वो 19 वर्जन को सपोर्ट करती हो, और एक एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ वो 20 वर्जन को सपोर्ट करती हो। तो अगर मुझे इन दोनों एक सर्विस के अंदर एक फंक्शन वैलिड है और एक एक वर्जन के अंदर एक फंक्शन वैलिड नहीं है, लेकिन मुझे दोनों वर्जन की जरूरत है, और मेरे पास एक ही मशीन है, एक ही लैपटॉप है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रही है प्रॉब्लम। क्यों? अगर डॉकर इंजन नहीं है तो मेरे पास सिर्फ क्या होता है इंटरेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस के साथ, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, विंडोज के अंदर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स के अंदर लिनक्स का, और मैक ओएस के अंदर मैक के अंदर मैक ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो दो वर्जन्स को एक साथ नहीं चला सकता। बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग्स होती है हमारे कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, कि वो लेटेस्ट वर्जन को ही चलाएगा अगर दो कन्फ्लिक्टिंग वर्जन हमारे पास हैं। तो वर्जन में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको सॉल्व करने के लिए कौन आता है, आपका डॉकर के कंटेनर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने विंडोज डेस्कटॉप डॉकर इंस्टॉल कर लिया। अब वो क्या दे देगा मुझे, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। ये वाली जो ऐप है इसको नहीं पता इसके बारे में, इसको बोलते हैं आइसोलेशन, और इस वाली ऐप को नहीं पता इसके बारे में। तो सेम हार्डवेयर पे सेम कंप्यूटर पे अगर मुझे एक ही ऐप के डिफरेंट वर्जन्स रन कराने हैं, तो गो टू टूल क्या है मेरा उसके लिए, डॉकर। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। फिर आती है आपकी जेनकिंस की पाइपलाइन। ये सेम
या बोलूं सेम तो नहीं, ये पैरेलल है आपके गिटहब एक्शंस के। इंडस्ट्री में दोनों चलती हैं। इनका काम क्या होता है? चेकआउट कराना, बिल्ड बनाना, टेस्ट करना, स्टेजिंग कराना और फिर उसे प्रोडक्शन में भेजना। ठीक है। बट जेनकिंस हमें कब प्रेफर करना चाहिए? जब हमें बहुत सारी एक्सटेंशंस का सहारा लेना हो। ठीक है। और गिटहब एक्शंस कब? जब हमारा कोड ऑलरेडी गिटहब पे पड़ा है तो फिर हम गिटहब एक्शंस का सहारा लेंगे। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि आपका डॉकर क्या होता है, कंटेनर क्या होते हैं। कंटेनर क्या है? एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर जो कहाँ रन करता है? आपका आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में। दोनों ऐप को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। देन कम्स योर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन, फॉर एग्जांपल क्यूबरनेट्स। अब हमने बहुत सारी एप्स बना ली, बहुत सारी सर्विसेज बना ली। अब ये सारी सर्विसेज आपस में ऑर्केस्ट्रेट कैसे करेंगे? इसके लिए भी मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है यहाँ पे? क्यूबरनेट्स। नाउ टू मैनेज आवर कंटेनर्स वी हैव टू लर्न क्यूबरनेट्स। देन कम्स योर एडब्ल्यूएस। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जो भी ऐप बना रहा हूँ, जो भी चीजें बना रहा हूँ, वो अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करूंगा। मेरे को कहीं ना कहीं वो क्लाउड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्लाउड में जो क्लाउड डेवऑप्स के अंदर सबसे ज्यादा चलता है वो है आपका एडब्ल्यूएस। अजोर भी चलता है। तीन मेजर क्लाउड चलते हैं, एडब्ल्यूएस, अजोर एंड जीसीपी। फिलहाल हम एग्जांपल लेंगे एडब्ल्यूएस का। ठीक है। तो एडब्ल्यूएस क्या है? आपका एक क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब है एक्सेस, कंप्यूटिंग, स्टोरेज, ऑटोमेशन फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। मतलब अब मेरे को अपना लैपटॉप हर जगह कैरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे फिजिकल सर्वर्स की हर जगह जरूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ क्या करना है? क्लाउड में साइन इन करना है और मैं अपने रिसोर्सेज, ऐप, एवरीथिंग को कहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, डिप्लॉय कर सकता हूँ? किसी भी क्लाउड सर्विस पे। तो उसमें ये पहली सर्विस है आपकी EC2। ये सर्विस क्या होती है आपकी? इसको आप ऐसे मान सकते हो, कंप्यूटर इन क्लाउड। तो जो भी चीजें कंप्यूटर के पास होती हैं, फॉर एग्जांपल रैम, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सारी चीजें कहाँ से मिलती है हमें? EC2 सर्विस से। नाइस। देन कम्स योर EKS। तो क्यूबरनेट्स को अगर मेरे को कहाँ मैनेज करना है? आपका क्लाउड पे मैनेज करना है, तो मुझे कौन सी सर्विस की हेल्प लेनी होती है? आपकी EKS। ठीक है। तो अगर मेरे को कंटेनर्स को क्लाउड के अंदर मैनेज करना है तो मैं कहाँ पे मैनेज करूंगा? इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस। इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट EKS। हाँ, दिस इज वन मोर क्लाउड सर्विस, ECR। ये क्या होती है आपकी? इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। इसका क्या यूज है? इट स्टोर्स योर डॉकर इमेजेस सिमिलर टू डॉकर हब बट प्राइवेट एंड सिक्योर। Anybody can access Docker Hub, but our ECR will be exit if we want it, and we will use this service in our CI/CD pipelines. Then comes your ECS, Elastic Container Service. What does this service do? Runs Docker container without managing Kubernetes. Nice. इसमें हम कंटेनर्स को AWS के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज अवर Amazon EKS आर्किटेक्चर। सो हेयर आवर वर्कर नोड्स विल प्रेजेंट। इसको हम इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे करके काम करता है। प्रेमिसेस मतलब कि उसके बॉर्डर लाइन पे ये सारे काम करते हैं और बिहाइंड द सीन ऐसे काम होता है। ठीक है। देन कम्स योर टेराफॉर्म। टेराफॉर्म प्रोवाइड्स अस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। व्हाट डज इट मीन? मान लो मैं 10 से 200 या 150 सर्विसेज कहीं पे रन कर रहा हूँ, AWS पे या Azure पे। अभी कोई भी चीज होती है तो मेरे को वो सारी चीजें क्लिक करके क्यूबरनेट्स को, डॉकर को अपना मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने फिजिकल मैनुअल क्लिक्स को अगर हटाना चाहता हूँ और सारी सर्विसेज को कोड के थ्रू, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कोड के थ्रू मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, देन आई हैव टू ऑप्ट फॉर टेराफॉर्म। नाइस। तो अगर मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के थ्रू कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं टेराफॉर्म पढ़ूंगा और मैं टेराफॉर्म को पूरी तरह यूज करूंगा। ठीक है। तो टेराफॉर्म की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं?
फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कंप्यूट रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंसेस, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, लोड बैलेंसर्स, EKS क्लस्टर्स एंड ECS सर्विसेज। दूसरा क्या काम है इसका, नेटवर्किंग को भी मेंटेन करना, फॉर एग्जांपल VPC, वर्चुअल प्राइवेट। VPC क्या होता है, हमारा एक नेटवर्क होता है। फिर इसके अंदर आपका क्या होता है, सबनेट्स, फिर राउट टेबल्स, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स। इन सबको नेटवर्किंग के अंदर हम कहाँ हैंडल करते हैं, आपके टेराफॉर्म के थ्रू। स्टोरेज को भी हम टेराफॉर्म के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं, कंटेनर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और उसकी सिक्योरिटी को भी। ठीक है। फिर आता है आपका डेवऑप्स का मॉनिटर टूल। तो अब हमने इतनी सारी CI/CD पाइपलाइंस बना ली। अब इन सबको मॉनिटर करने के लिए भी हमें एक टूल की जरूरत है, क्योंकि अगर मैनुअली करेंगे तो फिर टाइम बढ़ेगा, और टाइम फिर बढ़ रहा है तो बात तो फिर वही आ गई घूम के। अगर टाइम ही बढ़ रहा है तो फिर डेवऑप्स का क्या मीन बचा। तो इसलिए हम मॉनिटर सर्विसेज को भी इंटीग्रेट करते हैं। तो डेवऑप्स इंजीनियर का काम मॉनिटर करना भी होता है। तो प्रोमेथिस क्या करता है आपका, इट मॉनिटर्स अवर सर्विसेज। ओके। लाइक here we are running one application on localhost 3000 here 4000, यहाँ पे 5000 पे। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि CPU इसने इतना यूज कर लिया, इसने इससे इतने क्लाइंट्स कनेक्टेड है, क्लाइंट्स मतलब सर्विसेज, इसने मेमोरी इतनी यूज कर ली। इन सब के बीच में जो प्रोटोकॉल चलती है वो क्या है, आपकी HTTP। ठीक है। तो मैं प्रोमिथस को एक लाइन में बोलना चाहूँ तो क्या है, प्रोमिथस इज एन ओपन सोर्स मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग टूल विच इज यूज टू कलेक्ट, store and analyze system and application metrics। That's it। ये था हमारा DevOps का पूरा पाथ। That's all we do it। Thank you so much।